मैं आज एक आपके सामने गिव अवे अनाउंस करने जा रहा हूँ कि अब मैं एक जाते-जाते आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। राम राम जी सारे भाइयों ने, जय जवान जय किसान। तो हमारी आपने लद्दाख सीरीज देखी होगी। उसके अंदर हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ मतलब हमने ट्रैवल किया, जहाँ से जहाँ ट्रैवल किया, हमने सारी चीज़ आपको दिखाई। अच्छा, एक चीज़ मैं सारे भाइयों को बताना चाहूँगा, हमारी वीडियो जो है काफ़ी लेट हो चुकी है। कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे लद्दाख से आने के बाद, तो उस कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे। प्लस फिर कुछ हमारे भाइयों की शादियां भी थी, उसमें भी हम थोड़ा सा बिजी थे। तो हम सबसे पहले सारे भाइयों से माफ़ी चाहेंगे तो कि हमारी जो वीडियो लेट हो रही हैं। तो अच्छा, ये हमारा जो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है, वो जो अगर आप लद्दाख विजिट करते हो तो लद्दाख विजिट करने पे आप, जैसे कि आपको पता है, मैं फैमिली के साथ गया था। मैं मेरी वाइफ और मेरा बेटा गए थे हम। तो हमने ट्रैवल किया था, लगभग हमारा 10 दिन के आसपास हमारा टूर था। शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि आपको मतलब यहाँ से किस टाइम निकलना चाहिए। मान लो आप दिल्ली से जा रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली से गया था। दिल्ली में आपको किस टाइम निकलना चाहिए, जैसे हम 12 बजे के आसपास निकले थे। मतलब बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहाँ पे जाके मान लो अ, मधुबन चौक के आसपास जाके मधुबन चौक पे हमें मधुबन चौक से लेके और आई थिंक अमरीक सुखदेव तक हमें पूरा जाम ही मिला था। तो आप रात को निकलो तो बेस्ट है। अभी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल के अंदर फ्लाईओवर जो है वो चालू हो जाएंगे, तब तो कोई इशू नहीं है। आप अभी जाते हो तो आपको मधुबन चौक से लेके और सोनीपत तक आपको फुल ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, उसके आगे की बात करें हम, ये तो रात को निकलना हो गया। रात को निकलने के बाद आपको, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, हालांकि मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। रात को सरचू में हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी। बाकी जैसे हमारे गांव से भाई वगैरह जा रखे थे, उनको थोड़ी दिक्कतें हुई थी, उन वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए थे। वो आपने हमारी सीरीज के अंदर देखा होगा। तो वो वाली अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर जो लिंक है हमने ऊपर पॉपअप हो रहा है, आप प्लीज़ उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैं कहूँगा कि रिस्क ना ही लें तो ही अच्छा है। हम तो पहली बार गए थे, हमें ज़्यादा कोई नॉलेज थी नहीं, लेकिन फिर भी हम ठीक ठाक चले गए थे। यहाँ से हम जैसे मान लो मनाली जाते हैं, रात को निकलते हैं, हम शाम को 5:30 बजे के आसपास मनाली पहुँच गए थे। 5 से पहले ही पहुँच गए थे। हम काफ़ी रुकते रुकाते गए थे। और उसके बाद मनाली पहुँचने के बाद हमने जो अपना होटल लिया था, मनाली से फिर हम गए थे सरचू। सरचू का भी मेरे ख्याल से 7-8 6-7 घंटे का ट्रैवल है आपका, अगर आप जाते हो तो। सरचू पे ना रुकने की जगह आप सुबह जल्दी निकल के, मान लो 6 बजे निकल जाओ, 5:30 बजे निकल जाओ, तो आप लेह तक ट्रैवल कर सकते हो आराम से। शाम को 7-8 बजे तक आप लेह पहुंच सकते हो। लेह पहुंचने के बाद फिर आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएंगी ना लेह के अंदर। ना तो ऑक्सीजन की दिक्कत है। ऑक्सीजन की दिक्कत आपको बारालाचा के आसपास पड़ेगी। बारालाचा, सरचू वगैरह, ये जिस पास से निकलते ही आपको, और जितने भी पासेस पड़ेंगे वहाँ पे दिक्कतें होंगी। और सरचू पे तो मोस्टली दिक्कत है, क्योंकि हिमाचल और उसका लेह का जो बॉर्डर है वो सरचू ही है। आप देखोगे, मैंने दिखाया था कि फ्लाईओवर के इस पार जो था वो हमारा हिमाचल था, फ्लाईओवर के उस पार जो था वो लेह था। तो अभी तो खैर ठंड आ गई है तो वहाँ जाना मेरे हिसाब से बनता है नहीं, और रास्ते भी बंद हो जाते हैं इस टाइम पे। बाकी आप इधर से श्रीनगर से जाना चाहें तो श्रीनगर से आप ले पहुंच सकते हैं। श्रीनगर का रास्ता मेरे को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे एक तो गाड़ी आपकी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। आप जितनी चलाना चाहो, मान लो 70 80 100 तक भी चली थी, मैंने दिखाई थी आपको गाड़ी। बाकी तेज चलानी नहीं है आपको। ठीक है, अपने 50 60 की स्पीड मेंटेन करें। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, उसके बाद हम श्रीनगर गए थे। श्रीनगर से स्टे किया था हमने। श्रीनगर के बाद हम अमृतसर आए थे। अच्छा, बीच में जो गुलमर्ग जगह थी, गुलमर्ग जगह ज़रूर रुकना। गुलमर्ग जो है ना, हमने तो खैर एक ही दिन स्टे किया था। आप बाकी 2 दिन 3 दिन स्टे ज़रूर करना गुलमर्ग के अंदर। गुलमर्ग जो मतलब ब्यूटी है कश्मीर की, वो वहाँ पे देखने को मिलती है गुलमर्ग के अंदर।
अच्छा, बात करें हम रास्तों की, रास्ते सारे बढ़िया ही थे। उधर के मान लो लेह लद्दाख के जो बारलाचा वगैरह के थे, सरचू के थे, वो रास्ते तो आपको पता ही है, वहाँ पे बर्फ़ 12 महीने में से लगा लो 6-7 महीने बर्फ़ रहती है। तो बर्फ़ का तो इतना वो होता ही है कि वहाँ पे रोड नहीं बन सकते। जो हमारे बीआरओ वाली टीम है वो फिर भी बहुत मेहनत कर रही है रास्ते खोले रखने में। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है, बहुत ही बेकार रास्ते थे। बाकी थोड़ा बहुत 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का स्ट्रेच बीच में खराब था, उसके बाद फिर 50 किलोमीटर ठीक था। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अक्टूबर तक, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप जा सकते हो आराम से। और दोस्तों के साथ जाना है, दोस्तों के साथ तो आप जा सकते हो। मान लो लड़के लड़के हैं तो वो तो हर चीज़ में कर सकते हैं। बाकी हेल्थ इश्यूज आपको भाई 50 to 60% होंगे ही। ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। आप अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे हो तो वो तो कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपको ऑक्सीजन। हम भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे थे, पर भगवान की दुआ से हमें उनकी ज़्यादा कोई नीड पड़ी नहीं। तो बात रही ये ट्रैवलिंग की, और दूसरी बात आ जाती है आपका बजट। बजट आपको क्या लेके चलना चाहिए। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं यहाँ से गया था तो हमारी गाड़ी लगभग रिजर्व में ही लगने वाली थी। यहाँ से हमने डलवाया था लगभग 4,000 के आसपास, हमारा 3800 या 4,000 के आसपास हमारा डीजल यहाँ से फुल हुआ था। दिल्ली से चलने के बाद हम ने डलवाया था मनाली के अंदर हमारा 1800 या 1900 रुपये का डीजल आया था। तब टंकी फुल हो गई थी। उसके बाद हमने डलवाया था लेह के अंदर डलवाया था हमने। उस टाइम पे हमारा शायद 2500 या 2600, वो आप देख लेना, मैं बता दूंगा उसको। 2500 2600 के आसपास हमारा वहाँ पे तेल डला था। उसके बाद हमने वापसी में जम्मू बॉर्डर पे, जम्मू में तेल थोड़ा सस्ता है पंजाब के कंपैरिजन में। तो जम्मू के अंदर हमने तेल डलवाया था। तेल डलवाने के बाद हमें उसका मेरे ख्याल में 3400 या 3500 रुपये का तेल वहाँ डलवाया था, 3,500 के आसपास। तो अच्छा, वापसी में जब हम आए थे तो मेरी हाफ टंकी से थोड़ी सी नीचे बची भी हुई थी। तो वैसे लोग इतना मानते नहीं है कि इतने की एवरेज दी होगी। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें साथ साथ बताता हुआ चल रहा था। मेरा लगभग 10,500 रुपये के आसपास तेल लगा था, जिसमें कि हमारी गाड़ी चली थी 2670 किलोमीटर के आसपास। तो लगभग लग 4 से नीचे ही पड़ी थी हमें, 3.5 पौने 4 के आसपास रुपए किलोमीटर पड़ी थी। अनबिलीवेबल माइलेज दी थी मेरी गाड़ी ने, जो क्रेटा है। बहुत शानदार माइलेज ना ही, और ना तो कोई दिक्कत हुई। लास्ट में जो टायर ब्लास्ट हुआ वो तो खैर अलग बात है। वो खैर मेरी भी बेवकूफ़ी थी कि मैं पाना ले जाना भूल गया था। तो आप भाई भी ऐसी गलती ना करें। ये बात रही आपके फ्यूल एक्सपेंसेस की। फ्यूल एक्सपेंसेस आपके जैसे मैं क्रेटा के अंदर गया था तो 10,500 से 11,000 रुपये का आप मान लो तेल लगा था। उसके बाद टोल हमें पड़े थे लगभग 2 से 2,500 रुपये के, 2,500 के आसपास टोल थे सारे मिला के। और अगर आप इसके बाद हम बात करते हैं स्टे की, तो स्टे में हमारा लगभग मनाली के अंदर जो हमने लिया था वो 2,000 रुपये का वो पड़ा था हमें। और उसके बाद सरचू के अंदर लिया था, सरचू के अंदर 3,000 रुपये का पड़ा था। 3,000 में खैर उसके अंदर हमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। बाकी वो जो प्लेस थी वो सो थी रुकने, मतलब पूरे सरचू के अंदर सबसे बेस्ट प्लेस वही थी रुकने लायक। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो रुकने लायक वही थी। और वो भी आप, अगर आप ये सोच के जाओ कि आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोच के जाना। अगर आप सर्च में रुकने के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा के जाना कि वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है। बात रही पेट्रोल की, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत पेट्रोल डीजल की मेरे को ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं कि हमें हमारा डीजल ख़त्म होने वाला है और हमें टाइम टू टाइम रिफ़िल कराना चाहिए। गाड़ी की एवरेज जो थी वो बहुत अच्छी थी। बाकी औरों की मैं कह नहीं सकता। मेरी गाड़ी ने तो ऐसे फ्यूल के मामले में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दी। उसके बाद हम गए लेह के अंदर हमें 2 दिन का, हम 2 दिन रुके थे। 2 दिन में 2-2 हज़ार रुपये के आसपास वो पड़ा था। तो आपके सामने जैसे कि मैं ये
यहाँ आपको टोटल करते हुए चलूँगा साथ के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ 10,500 का हमारा तेल था, 10,500 का तेल था हमारा। उसके बाद 2,500 के टोल थे। और जो हम यहाँ से जाते हैं मनाली, मनाली का जो हमारा स्टे था उसमें हमने पे किए थे 2,000 रुपये। उसके बाद जो सरचू का था, सरचू में हमने दिए थे विद फूड 3,000 रुपये। उसके बाद लेह के अंदर हम 2 दिन स्टे किया था हमने, 2 दिन था हमारा, 2-2 हज़ार रुपये के आसपास, 4,000 रुपये उसके थे। अच्छा, उसके बाद हम निकलते हैं अगर गुलमर्ग कह दिया मैंने, सॉरी, सोनमर्ग, हाँ, सोनमर्ग गए हुए थे हम। सोनमर्ग में हमने स्टे किया था, वहाँ पे हमारा जो था आपको पता है ग्लैम्पिंग की थी हमने। ग्लैम्पिंग के फुल फॉर्म आपको अगर देखनी हो तो हमारी ऊपर डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन लिंक पॉपअप हो रहा है ऊपर, वो आप देख लेना। वो हमें पड़ी थी 5,000 रुपये की। और उसके बाद हम गए थे सोनमर्ग के बाद गए थे हम श्रीनगर। श्रीनगर में हमारा जो था हमने हाउस बोट ली थी। हाउस बोट हमें पड़ी थी विद फूड, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ, 3,000 रुपये की, 3,000 रुपये ये हो गए। उसके बाद अगर हम वापस आए थे पटनी टॉप, पटनी टॉप में हमने जो अपना कॉटेज लिया था वो पड़ा था हमें 2,000 रुपये का। और उसके बाद हम गए थे कहाँ गए थे, अमृतसर। अमृतसर वाघा बॉर्डर वगैरह हमने विजिट किया था। तो अमृतसर में हमारा स्टे था। अमृतसर में भी हमें मेरे ख्याल से 2 से 2,500 रुपये, हम 2,500 लगा के चलते हैं, 2,500 रुपये का हमें वहाँ रूम पड़ा था। और ये तो रही फ्यूल की और हमारा जो स्टे था उसके एक्सपेंसेस की। बाकी हमें हमने जो यहाँ से खरीदारी की थी, कुछ सामान मेरे पास भी था, 5,000 रुपये लगभग हमने चेयर वगैरह ली थी। और चेयर वगैरह के साथ साथ स्टोव वगैरह लिया था, लगभग 5,000 रुपये हमने उसके अंदर किया था। तो आप देख सकते हो जैसे कि हमारा इन सब का एक्सपेंसेस 36,800 रुपये बैठ रहा है, जो कि काफ़ी सही है। और बात रही फूड की, फूड में हमारा जैसे कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी हमने, और थोड़ा बहुत घूमे फिरे, खाना पीना हुआ था। और उसके साथ साथ हमें लगभग 20,000 रुपये के आसपास वो और पड़ गया था। तो अगर हम इसके अंदर 20,000 और प्लस करते हैं तो हमारा टोटल आता है 56,800 रुपये। तो मेरे इसी 55, 56, 57 हज़ार रुपये के आसपास ही एक्सपेंस आया था। और हम जैसे कि फैमिली थे, फैमिली के हिसाब से काफ़ी सही एक्सपेंस है यार। अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, 10 दिन का ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप जैसे कि हम बात करते हैं किसी मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बाकी किसी भी साइट से अगर आप बुकिंग करते हैं तो लेह लद्दाख की अगर बुकिंग की बात करते हैं तो 35, 30, 35, 30, 35 हज़ार रुपये पर पर्सन आपको पड़ता है। उसमें आप ना तो ज़्यादा नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं, रोड्स, यार लेह लद्दाख के अंदर क्या है, आप नज़ारे देखने जा रहे हैं, आप ले एयरपोर्ट पे उतर के आपने मान लो बाइक भी ली या गाड़ी भी ली, तो आप 100-200 किलोमीटर तक ही घूम सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं घूम सकते। जैसे आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो तो मनाली जा रहे हो, मनाली के बाद जिस्पा देखने वाली बहुत अच्छी जगह है, जिस्पा के बाद सरचू बहुत अच्छी जगह है, सरचू के बाद अगर हम बात करें तो जब हम कश्मीर के अंदर एंटर होते हैं तो यार नज़ारा जो होता है ना, मतलब आप सरचू से निकलने के बाद आपको ग्रीनरी, लेह के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो लेह के अंदर एंटर होते ही आपको नदियाँ और सारी मतलब ग्रीनरी वहाँ से शुरू होती है। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो जाए। हम तो जैसे कार से गए थे, कार से जाने वाले एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत पड़ती नहीं है। तो अगर हम लेह की बात करें तो मस्ट प्लेस है, मस्ट विजिट है प्लेस। वहाँ पे आप जैसे कि रेंचो स्कूल जा सकते हैं और शांति स्तूपा जा सकते हैं। खाना आपको, हाँ, मैं खाने की बड़ी वो करना चाहूँगा, खाना आपको पंजाब के बाद
मनाली के बाद आपको खाना अच्छा नहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसको आप ये सोच के जाएँ, अपने माइंड में उठा के जाएँ कि आपको खाना वहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कि हम रेडी टू ईट लेके गए थे, रेडी टू ईट भी हमें इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा पाया क्योंकि हमें घर के खाने की आदत है। अच्छा, आप किसी अच्छे रिज़ॉर्ट के अंदर रुकते हैं, तो हो सकता है खाना आपको अच्छा मिल जाए। जैसे हम सोनमर्ग के अंदर रुके थे, खाना ठीक-ठीक था वहाँ। बाकी लेह के अंदर रुके थे, लेह के अंदर भी जिस होटल के अंदर हम रुके थे, खाना उसका बहुत ही, अब मैं क्या कहूँ, बकवास तो नहीं कहूँगा, बाकी अच्छा नहीं था। हमने जैसे बाहर से एक पंजाबी रेस्टोरेंट था, पंजाबी ढाबा था, वहाँ से मँगवाया था। वहाँ का खाना फिर भी उसके कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छा था। तो आप प्लीज़ अगर वहाँ जाएँ तो ये चीज़ें देख लें कि आस-पास में पंजाब पंजाबी जो ढाबा होता है टेस्ट के मामले में अच्छा होता ही है। और आप कहीं भी जाओगे, पंजाबी भाई हमारे इतने मिलते हैं, और मैं ये कहूँगा पंजाबी खाने की इतनी तारीफ़ करता हूँ मैं, इतनी तारीफ़ करता हूँ कि खाना अगर मिलता है तो हमारे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के खाने की तो ख़ैर आप कंपेयर हो ही नहीं सकता। बाकी आप ये सोच के जाएँ कि आपको खाना वहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये तो हो गई बजट की बात। बजट मेरा लगभग 55,000 रुपए के आसपास पड़ गया था। और अगर आप मान लो दोस्त वगैरह जाते हैं एक कार के अंदर, आपके पास फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर के अंदर अगर आप 4 लोग जाते हैं तो फॉर्च्यूनर मेरे हिसाब से एटलीस्ट डबल का आपका 20,000 22-23,000 रुपए का आपका डीज़ल लगेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा 25,000 से 30,000 रुपए आप पर पर्सन मान के चलो। तो भाइयों, ये बात रही बजट की और सारी चीज़ों की। अब मैं एक जाते-जाते आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक मुफ़्त की सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ट्राई करें श्रीनगर से जाएँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर आप सरचू साइड से भी जाते हैं, मान लो मनाली होके जाते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो आप अपनी मेडिसिन, जो ऑक्सीजन की मेडिसिन आती है, वो ज़रूर आपको कैरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होती हैं। दूसरा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने ही होंगे। वहाँ पे जाके मान लो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं आपको, तो आप जैसे मान लो मास्क में 2, 4, 5 पफ लेके आप 20-30 किलोमीटर 2 घंटे 3 घंटे काट सकते हैं। तीसरा, अगर आप कपूर कैरी कर सकते हैं तो बेस्ट है। कपूर के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, वो जो ऑक्सीजन की कमी होती है, हमें ऑक्सीजन की कमी को हमें पूरा करके देती है। चौथा, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते-करते भी मान लो आपके साथ में लोग बैठे हुए हैं, तो पानी ज़रूर कैरी करें अपने साथ। कम से कम 5-6 बोतल पानी कैरी करें और टाइम-टाइम पे पानी पीते रहें, क्योंकि पानी से भी हमारी जो ऑक्सीजन की कमी होती है, वो काफ़ी हद तक दूर होती है। हमें हेल्थ इश्यूज़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम टाइम टू टाइम वाटर इनटेक कर रहे थे, और उससे हमें ये बेनिफिट मिला कि जैसे वो भाई आए थे, उनको बड़ी दिक्कतें हुई थी, लास्ट में वो कह भी रहे थे कि हम लद्दाख ही नहीं आएँगे बस। तो जैसे कि हमने ट्रैवल किया, हमने ऐसा कुछ फेस किया नहीं। सरचू में हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी। बाकी कुल मिला के जो हमारा टूर था वो बिल्कुल सक्सेसफुल था। और वहाँ जाके भी लोग, मतलब वो मुझसे कह रहे थे कि भाई अकेले आए हो गाड़ी चला के? मैं कहा हाँ। यूँ कह रहा भाई कमाल ही कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले नहीं जा सकते। आप प्रॉपरली हर चीज़ को टाइम टू टाइम, अपने टाइम को मैनेज करके चलो। सबसे बड़ी बात ये है, लद्दाख टूर के अंदर आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। आपको तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, तेज़ ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ के जो कर्व्स हैं, हमने इतनी इतनी गाड़ियाँ देखी, ट्रक्स देखे, लगे हुए, भिड़े हुए, गिरे हुए। तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे तेज़ ड्राइविंग ना करें बस। आप 1 घंटा पहले निकल लें। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने टूर के अंदर रात ना होने दें, क्योंकि रात के अंदर वहाँ पे क्या है, आप चाहे कितनी भी इंटेंसिटी वाली लाइट लगा के चल रहे हैं, वहाँ पे रोड दिखाई नहीं देता।
कर्व्स दिखाई नहीं देते। तो मैं यही कहना चाहूँगा बस भाइयों को कि अगर आप जाते हो तो प्लीज़ दिन में ट्रैवल करें, रात को ट्रैवल ना करें। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको मान लो खाना पसंद है, जो रेडी टू ईट वाला है खाना आप खा सकते हो, तो वो अपने साथ लेके चलें। बिस्किट्स, चॉकलेट्स और मतलब जितने भी खाने-पीने का आइटम है आप अपनी गाड़ी में डाल के रखें, क्योंकि वहाँ पे 100-100 किलोमीटर तक, 150-150 किलोमीटर तक आपको पानी वाला भी नहीं मिलता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी गाड़ी के जो टूल किट है उसको ज़रूर जांच लें निकलने से पहले। प्लस आपको एक पंचर किट भी गाड़ी के अंदर रख के जानी पड़ेगी अगर आप अपना टूर सक्सेसफुल करना चाहते हैं। स्टेपनी को भी जांच लें, स्टेपनी भी ठीक होनी चाहिए। और यही सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो भाइयों, यही थी इंफॉर्मेशन गाइड जो आप लद्दाख जाने से पहले प्लीज़ फॉलो करें। और इसी के साथ मैं आप सभी भाइयों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं आज एक आपके सामने गिव अवे अनाउंस करने जा रहा हूँ। जो हमारी चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है, हम कमेंट्स के अंदर से भाइयों को देखेंगे। जो हमारे भाइयों ने कमेंट्स किए होंगे उनके अंदर से हम रैंडम एक बंदे को, जो सबसे अच्छा हमारा कमेंट करेगा, उस भाई को हम एक अपनी तरफ से एक गिफ्ट देंगे। गिव अवे अनाउंस कर रहे हैं हम आज। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक दिया हुआ है हमारे इंस्टाग्राम चैनल का, उसको भी आप प्लीज़ लाइक करें और फॉलो करें। उसमें से हम अपने प्राइज़ का जो हमारा विनर होगा उसको हम अनाउंस करेंगे और भाई को हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ मैं भाइयों, सारे भाइयों से अलविदा लेना चाहूँगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जवान, जय किसान।